फ्रेंड्स, वेलकम इन अनदर एजुकेशनल वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को टैक्स ऑडिट से रिलेटेड बताऊंगी कि इसका प्रोविजन क्या है इनकम टैक्स एक्ट में। सेकंड 3CA 3CD क्या है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो हम पॉइंट वाइज समझेंगे। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करूंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहें। तो जो सेक्शन 44AB है, ये हमारे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इन इनकम टैक्स को गवर्न करता है। ये बिजनेसेस और प्रोफेशन दोनों के लिए बताता है कि आपके केस में कब एप्लीकेबल है ऑडिट। तो फर्स्ट है क्लॉज ए। क्लॉज ए ये कहता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, every person carrying on business shall, if his total sale, turnover और gross receipt, आपको आपके total sales, turnover या gross receipt इन तीनों में से जो भी है आपकी, उसको देखना है क्या वो 1 करोड़ को एक्सीड कर गई है प्रीवियस ईयर में। आपके लिए प्रीवियस ईयर अभी जो हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 है। अगर 1 करोड़ को एक्सीड कर लिए तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। पर एक और प्रोविजन आया है, उसमें ये बताया गया है कि अगर आपके जो एग्रीगेट of all amount received, including amount received for sale, turnover or gross receipt during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount। मतलब कि जो आपकी टोटल रिसीट हुई है साल भर में, उसमें से आप देखिए जो आपकी कैश रिसीट है, क्या वो 5% को एक्सीड तो नहीं कर रही टोटल रिसीट के। इसके साथ साथ आपको एक और चीज देखनी है, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट मेड इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड अमाउंट। जो पूरे साल भर में आपने पेमेंट्स करे हैं, उसमें से जो कैश पेमेंट है, क्या वो 5% ऑफ टोटल पेमेंट से एक्सीड तो नहीं कर रहे। अगर ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं, तो ये जो अपन ने फर्स्ट लाइन में 1 करोड़ की बात देखी है कि आपका जो टोटल सेल है, टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है, 1 करोड़ को एक्सीड करते हैं तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। पर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कैश रिसीट और कैश पेमेंट की, तो जो ये 1 करोड़ है ना, ये 10 करोड़ देखा जाएगा। आप ये सेटिस्फाई कर लीजिए कंडीशन, तो जो आपका टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट है, वो 10 करोड़ तक अगर आपकी है तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना। 10 करोड़ के ऊपर है तो फिर तो ऑडिट करवाना ही करवाना है, कंपलसरी है। ये है बिजनेस के लिए। जो क्लॉज बी है 44AB का, वो प्रोफेशन से रिलेटेड बताता है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो कैरिंग ऑन प्रोफेशनल शैल इफ हिज ग्रॉस रिसीट इन प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियली 2021 में अगर आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स जो है वो 50 लाख को एक्सीड करती हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना रहेगा। प्रोफेशनल के केस में 50 लाख है लिमिट। इसके बाद क्लॉज सी ये कहता है कैरिंग ऑन द बिजनेस। बिजनेस के लिए फिर से बोला गया है एक बात कि अगर आप बिजनेस कैरी करते हैं, तो इफ द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस आर डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ सच पर्सन अंडर सेक्शन 44AE, 44BB, 44BBB, अगर ये 3 सेक्शन में आप डीम प्रॉफिट बताते हैं, एज द केस में बी, एंड ही हैज क्लेम्ड हिज इनकम टू बी लोअर देन द प्रॉफिट और गेन सो डीम टू बी प्रॉफिट और गेन ऑफ हिज बिजनेस एज द केस में बी इन एनी प्रीवियस ईयर। जो आपको इसमें परसेंटेज बताया गया कि मिनिमम इतना तो प्रॉफिट बताना ही है, उससे कम अगर आप बता रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये क्लॉज सी बोल रहा है। क्लॉज डी फिर से प्रोफेशन की बात करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं, तो इफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द प्रोफेशन आर डीम टू बी द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ सच पर्सन अंडर सेक्शन 44ADA, अगर आप 44ADA का बेनिफिट ले रहे हैं एंड ही हैज क्लेम सच इनकम टू बी लोअर देन द प्रॉफिट एंड गेन सो डीम टू बी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम हिज profession and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year। सेक्शन 44AD के हिसाब से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब कि 50% बोला जाता है कि उसमें आपको 50% मिनिमम नेट प्रॉफिट बताना है। अगर आप प्रोफेशन से, आप प्रोफेशन का बेनिफिट ले रहे हैं 44ADA का, और आपकी जो आपका जो प्रोफेशनल रिसीट है वो अप टू 50 लाख है, और आप 50% से कम बता रहे हैं आपकी इनकम, आप बेनिफिट नहीं ले रहे हैं सेक्शन 44ADA का, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि 50 लाख तक है आपके
प्रोफेशनल रिसीट और 50% से कम अगर आप बता रहे हैं, और प्लस इसके साथ साथ आपकी जो टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स को एक्सीड करती है, मतलब 2,50,000 से एक्सीड करती है। ये दोनों कंडीशन पे आप सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कि आप 50% से कम बता रहे हैं अपनी नेट इनकम, टर्नओवर जो आपका प्रोफेशनल रिसीट है उससे 50% से कम बता रहे हैं, कम आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट, प्लस आपकी जो अदर इनकम है, टोटल इनकम, वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स को एक्सीड करती है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। ये है प्रोफेशन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्लॉज जो है ई क्लॉज, ये अगेन बिजनेस से रिलेटेड आ जाता है। अब ये क्या बोलता है, ये है कि अगर आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं, इफ द प्रोफेशन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44 एडी आर एप्लीकेबल इन हिज केस, अगर सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4 अप्लाई होता है एंड हिज इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन एनी प्रीवियस ईयर, ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होती है तभी आपको बिजनेस के केस में टैक्स ऑडिट करवाना है। सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि आप 5 साल के लिए सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट ले रहे हैं और विद इन 5 इयर्स आप उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, उससे बाहर चले जाते हैं, 44 एडी के सेक्शन के तहत रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, उसके बाहर चले जाते हैं, प्लस आपकी जो इनकम है, अदर इनकम है, टोटल इनकम, वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स को एक्सीड कर जाती है। ये दोनों कंडीशन आपकी अप्लाई होती है तो ही आपको बिजनेस के केस में टैक्स ऑडिट करवाना है। ये जो 5 प्रोविजन बताए गए हैं, यही सिर्फ है जिसमें आपको टैक्स ऑडिट करवाना रहेगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट, प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। ये जो ऊपर का मैंने पूरी जो सेक्शन आपको बताया, ये नहीं अप्लाई होगा उन पर्सन्स के लिए हु डिक्लेयर्स प्रॉफिट एंड गेन फॉर द प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 एडी। अगर आप 44 एडी का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना रहेगा। And his total sales turnover and gross receipt, as the case may be in business, does not exceed 2 crores rupees in such previous year। अगर आपका जो turnover, सेल्स, टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट अप टू 2 करोड़ है और आप 44 एडी में अपना आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं, उस पर ही डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी रिटर्न, तो आप पे टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं होगा, मतलब कि 1 करोड़ से ऊपर है आपका टर्नओवर, एंड वो जो 2 कंडीशन प्रोविजो है वो भी अप्लाई नहीं हो रही है, मतलब आपके जो कैश रिसीट है या कैश पेमेंट है वो 5% को एक्सीड कर ली, तो आपके लिए जो टर्नओवर अप्लाई होगा वो 1 करोड़ होगा, बट आपके 1 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर और 2 करोड़ से नीचे है, तो आप 44 एडी का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना होगा। Provided further that this section shall not apply to the person who derives income of a nature referred to in section 44B, 44BBA, and on and from 1st April 1985, or as the case may be the date on which the relevant section came into force, whichever is later। अगर आप 44B, 44BBA के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये सेक्शन मतलब कि टैक्स ऑडिट का सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट in a case where such person is required by or under any other law to get his accounts audited, it shall be sufficient compliance with the provision of this section if such person gets the accounts of such business or profession audited under such law before the specified date, furnishes by that date the report of the audit as required under such other law, and a further report by an accountant in the form prescribed under this section। अगर आपको अदर लॉ के तहत ऑडिट करवाना कंपलसरी है तो आप वो भी करवा सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स में ही अदर ऑडिट के प्रोविजंस होते हैं, आप सेक्शन 80IB, 80IA, 80IC, 80ID इन सब का अगर बेनिफिट ले रहे हैं आपके इनकम टैक्स रिटर्न में, अगर आप इन 80IA, IB, IC एंड ऑल इन सब के डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपको ऑडिट करवाना रहता है, तो आप उस सेक्शन के तहत भी ऑडिट करवा सकते हैं, तो सेम रिपोर्ट जाती है। ये सब बताया गया है अपने सेक्शन 44AB में। तो अब आपको समझ आ गया वो कौन कौन से प्रोविजन है जिसके तहत आपके टैक्स ऑडिट अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आप ये देखें, अगर आपके केस में अप्लाई हो रहा है तो फिर हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को देखेंगे, कौन कौन सी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है 3CA एंड 3CB।
3CA जो फॉर्म नंबर 3CA होता है, ये उन पर्सन्स के लिए अप्लाई होता है जिनको ऑडिट करवाना है इनकम टैक्स में एंड एनी अदर लॉ में. ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB of the Income Tax Act in a case where the accounts of the business or profession of a person have been audited under any other law. फॉर एग्जाम्पल कंपनीज के केस में उनको कंपनीज एक्ट के तहत भी ऑडिट करवाना कंपलसरी रहता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, तो वो उनके लिए कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होता है और इनकम टैक्स भी अप्लाई होता है. तो अगर एक से ज्यादा एक्ट अप्लाई हो रहा है किसी पर्सन में, तो उनके लिए होता है फॉर्म नंबर 3CA. और जो फॉर्म 3CB है वो उनके लिए अप्लाई होता है जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के तहत ऑडिट करवाना हो. ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट in the case of a person referred to in clause B of sub rule 1 of rule 6G, जिनके लिए सिर्फ इनकम टैक्स के तहत ऑडिट करवाना है, तो उनके लिए फॉर्म नंबर 3CB फिल होता है और ये दो रिपोर्ट ही सिर्फ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कहलाई जाती है. इसके बाद आता है एक स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर 3CD. जो फॉर्म नंबर 3CD है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर है, रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB. तो अगर आप जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो वो सिर्फ 3CA 3CB होती है, उसके साथ ये स्टेटमेंट अटैच होके जाता है. तो आप अगर कंपनी है या फिर आपके ऊपर और कोई लॉ एक्ट के तहत ऑडिट हो रहा है प्लस इनकम टैक्स ऑडिट हो रहा है, तो आप 3CA भरे, और सिर्फ इनकम टैक्स के तहत आपका ऑडिट हो रहा है तो 3CB भरे. इन दोनों फॉर्म के साथ साथ एक स्टेटमेंट जो 3CD है ये तो भरना कंपलसरी है. आइए हम अब फॉर्म नंबर 3CD को डिटेल में देखते हैं. इससे पहले मैं आपको फटाफट 3CA और 3CB बता देती हूँ, बट यूटिलिटी में बताती हूँ. यूटिलिटी आप पहले डाउनलोड करेंगे इनकम टैक्स साइट से, एंड देन आपके पास दो ऑप्शन होंगे, 3CA फिल करने का या 3CB फिल करने का. अभी मैंने आपको समझा दिया है तो आप अकॉर्डिंगली चूज करें. उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो बोले आपके पास तीन ऑप्शन है, डाउनलोड प्रीफिल्ड फॉर्म, इंपोर्ट प्रीफिल्ड डेटा, कंटिन्यू विदाउट प्रीफिल. अगर आप ऑलरेडी जेसन फाइल सेव करके रखे तो आप इंपोर्ट करके स्टार्ट हो सकते हैं, अदरवाइज आप अगर फ्रेश स्टार्ट करें कंटिन्यू विदाउट प्रीफिल. देन यू हैव टू मेंशन पैन, assessment year, original or revised. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि डॉक्यूमेंट लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर. आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर होना चाहिए, जीएसटी रिटर्न होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस होना चाहिए, बैलेंस शीट होना चाहिए, टीडीएस स्टेटमेंट होना चाहिए, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, EIS, EPF चालान, बैंक स्टेटमेंट. ये सारे आप अगर अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तो आप आसानी से ये फिल कर पाएंगे. इसके बाद मैंने 3CA में क्लिक करा था, इसलिए फॉर्म 3CA फिल हो रहा है. इसमें भी आपको सिलेक्शन एंड लिमिटेड डिटेल्स फिल करनी है. ऑलरेडी बनी बनाई रिपोर्ट है, जैसे आपके आई या वी सिलेक्ट करना रहता है. आई रिपोर्ट दैट द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ क्लाइंट का नाम यहाँ पर आएगा. उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना है. देन आपको एड्रेस बताना है. फिर आपको पैन नंबर अगेन फिल करना है. Was conducted by me या मेसर्स, जैसे आप यहाँ फर्म जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आएगा. अगर उनकी फर्म है तो फर्म का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं. इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दी, अब कौन से एक्ट के तहत आपने ऑडिट करा है
ये सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, आपको सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंगली। जैसे ये कंपनी है तो कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट होगा। एंड आई एनेक्स हेयर टू अ कॉपी ऑफ माई आर देयर ऑडिट रिपोर्ट। आपको ऑडिट रिपोर्ट की डेट मेंशन करनी है अलोंग विद अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया गया है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपको वो सिलेक्शन करना है और उसका पीरियड मेंशन करना है जो कि 1 अप्रैल से ही होगा या फिर जब से इनकॉर्पोरेट हुई हो कंपनी, 1 अप्रैल 20 to 31 March 21। The audited balance sheet as on 31st March 2021 and documents declared by the said act to be part of or annexed to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद ये सारी चीजें तो आपकी ऑलरेडी फिल्ड हैं। यहाँ पर आता है क्वालिफिकेशन। अगर आपके केस में कुछ क्वालिफिकेशन है, ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप बताना चाहते हैं, तो इस बार जो यूटिलिटी में कुछ प्री फिल्ड क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट जो है वो है ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ माई और our knowledge and belief were necessary for the purpose of my audit has not been provided by the assessee। अगर assessee ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं बताया या आपको वो ट्रू नहीं लग रही है, तो आप यहाँ ये पॉइंट सिलेक्ट करके देन फर्दर उसको ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिलेटेड टू एग्जेम्पशन इन एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 14A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट could not be ascertained। अगर आपके असेसी के बुक्स में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि एग्जेम्प्ट है 14A के तहत और उसको आप ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उन्हें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एसर्टेन नहीं कर पा रहे कि कितना अमाउंट है, तो आप उसका डिस्क्लोजर यहाँ डाल सकते हैं। अगर असेसी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है डेवलपमेंट अंडर सेक्शन 2006 में रजिस्टर्ड है, उसके जो क्रेडिटर्स है वो एसर्टेन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके केस में ये एप्लीकेबल है तो। डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू वेरीफाई द रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन वर नॉट मेड अवेलेबल। जो रिपोर्ट करना है आपको 3CD में पॉइंट्स, उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, असेसी ने नहीं प्रोवाइड करे, तो आप उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर कर सकते हैं यहाँ पर। देन सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के क्लॉज 7A 7B से रिलेटेड जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज नॉट एसेटेबल, अगर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एसेटेबल नहीं हो पा रही है तो इससे रिलेटेड आप ऑब्जर्वेशन यहाँ डिस्क्लोज करें। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी एसेटेनेबल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो असेसी ने प्रिपेयर किया है, तो आप उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर डाल दें। ये सारी चीजें आपको स्टेटमेंट में बतानी रहेगी। अभी मैं सिर्फ इसके बाद 3CD डिस्कस करूंगी, तो आप देखेंगे कि ये सारे रेशियोज इंपॉर्टेंट हैं या ये सारे ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट हैं। Information regarding demand raised or refund issued during the previous year under any tax law other than income tax and wealth tax was not made available। अगर आप नहीं अवेलेबल करवाइए तो आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। अगर प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस नहीं है सर्टेनेबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आप उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर कर सकते हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू एनेबल रिपोर्टिंग इन फॉर्म 3CD हैव नॉट बीन मेंटेन। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं बनाई जिससे आप फॉर्म 3CD ठीक से फिल कर पाए, तो आपको यहाँ उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन बताना है। प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करा है एसएससी ने, तो आप उससे रिलेटेड बताएं। रिकॉर्ड नेसेसरी टू वेरीफाई पर्सनल नेचर ऑफ एक्सपेंसेस नॉट मेंटेन बाय असेसी। ऐसे कोई रिकॉर्ड्स है जो आप पर्सनल नेचर के नहीं एसर्टेन कर पा रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं। रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट थ्रू अकाउंट पे चेक वर नॉट सफिशिएंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप 3CD देखेंगे तो आपको बताना रहता है कि कौन से कैश में पेमेंट्स किए गए हैं या कौन कौन से हैं जिसमें अकाउंट पे चेक से नहीं किया गया है। ये आपको वेरीफाई करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अभी 3CD में आप पॉइंट देखेंगे, तो अगर इससे रिलेटेड आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं, आप एसर्टेन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर आप स्पेसिफिकली ऑब्जर्वेशन दीजिए। रिपोर्ट ऑफ ऑडिट कैरीड बाय एक्सरसाइज सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट वर नॉट मेड अवेलेबल। अगर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में ऑडिट हुआ है या एक्साइज डिपार्टमेंट के तहत ऑडिट हुआ है और आपको रिपोर्ट नहीं मिली है, तो आप
यहाँ डिस्क्लोजर करें। टीडीएस रिटर्न नहीं दिए हैं तो आपको डिस्क्लोजर करना है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आप नहीं कर पा रहे हैं या आप चेक नहीं कर पा रहे तो आप उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर करें यहाँ पर। यील्ड परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इज नॉट एसेटेनेबल तो आप यहाँ कर सकते हैं। ये सारे जो थे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन टाइप, इसके अलावा भी है आपके तो आप अदर्स करके आप यहाँ बता सकते हैं। जैसे जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, अगर जीएसटी रिटर्न में मिसमैच है या कुछ ऐसे इनकम है जिसमें उन एसएससी ने जीएसटी नहीं पे किया है बट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ अदर सिलेक्ट करके फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वालिफिकेशन को। तो इस बार की जो अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसमें क्वालिफिकेशन काफी हद तक कवर करे हैं, बट आप अदर करके इसके अलावा भी बता सकते हैं। देन अकाउंट्स डिटेल डालनी है, इसमें यहाँ पर सीए की डिटेल जाएगी, नेम ऑफ द सीए जाएगा, देन उनका मेंबरशिप नंबर जाएगा, कंट्री, एड्रेस, पिन कोड, ये सारी चीजें आप फिल करेंगे तो आपकी 3CA टैक्स ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो ही आपकी 3CD ओपन होगी। 3CD में टोटल 44 पॉइंट्स है, जो क्लॉज है वो 44 है। आप 1 बाय 1 आप यहाँ पर सिलेक्शन करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे। जैसे क्लॉज 1 to 8 का टैब आप ओपन करें तो फर्स्ट जो क्लॉज है वो नेम ऑफ द एसएससी प्रीफिल्ड है, एड्रेस प्रीफिल्ड है क्योंकि आपने 3CA में ऑलरेडी फिल करके रखा है, पैन प्रीफिल्ड है। फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो है वेदर द एसएससी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स अगर वो पे कर रहा है, जीएसटी जैसे कि एप्लीकेबल है, वैट एप्लीकेबल है, कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करके फिर आपको फर्दर डिटेल्स बतानी है कि कौन सा एक्ट उन पे अप्लाई होता है। जीएसटी अप्लाई होता है तो आपको जीएसटी नंबर डालना है। उसके बाद आपको स्टेट बतानी है कि वो एसएससी के स्टेट के में रजिस्टर्ड है। देन स्टेटस बताना है कि वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव बैंक है, कंपनी है, फर्म है, वो बताइए आप। प्रीवियस ईयर ऑलरेडी होगा, असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 8th पॉइंट में जो क्लॉज 8 है उसमें बताना है कि भाई क्यों टैक्स ऑडिट अप्लाई हो रहा है आपके केस में। तो जब आप यहाँ ड्रॉप डाउन देखेंगे तो मैंने जो भी स्टार्टिंग में वीडियो में एक्सप्लेन किए सारे क्लॉज, उस हिसाब से आप यहाँ सिलेक्ट करें। आपको होप अब ये सारे क्लॉज समझ आ गए होंगे और आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। अगर A1 करोड़ से ऊपर है इसलिए आप टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं तो 44 AB सब क्लॉज ए सिलेक्ट करें। अगर आप प्रोफेशन है और 50 लाख के का जो लिमिट है वो एक्सीड हो रहा है तो 44 AB सब क्लॉज बी सिलेक्ट करें। सी के लिए अगर आप लोअर प्रॉफिट बता रहे हैं, आप 44A पे अप्लाई एप्लीकेबल हैं और आप लोअर जो वहां पर मिनिमम प्रॉफिट बताया उससे कम प्रॉफिट एंड गेन बता रहे हैं तो आपको AB सब क्लॉज सी सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे ही 44BB में के तहत आप लोअर प्रॉफिट बता रहे हैं तो 44AB सब क्लॉज सी का सेकेंड पॉइंट। वैसे ही आप फर्दर देख सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन है और 50% से कम आप बता रहे हैं प्रॉफिट प्लस आपकी जो अदर इनकम है मैक्सिमम अमाउंट विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स से एक्सीड कर रही है तो आपको क्लॉज 44AB सब क्लॉज डी सिलेक्ट करना है। वैसे ही 44AB सब क्लॉज ई कब आएगा, जब आपके ऊपर सेक्शन 44AD का सब सेक्शन 4 अप्लाई हो रहा है प्लस आपकी जो टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स को एक्सीड कर जाए तो आपको 44AB सब क्लॉज ई सिलेक्ट करना है। इन सारे क्लॉज के अलावा कोई और लॉ के तहत आपको ऑडिट करवाना पड़ रहा है तो आप लास्ट क्लॉज सिलेक्ट करेंगे। इन सब के बाद भी आपका जो प्रोविजो मैंने बताया था कि 5% जो कैश रिसीट और कैश पेमेंट को एक्सीड कर रहा है तो आपको क्लॉज फर्स्ट AB का AB सब क्लॉज ए
प्रोविजो वेयर एग्रीगेट कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट सिलेक्ट करना है। तो ये आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने आपको ये समझाया है। इसके बाद क्लॉज ए 8 का ही ए पार्ट है, वो ये बोलता है वेदर द असेसी हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BA BAA BAB BAC BAD। जैसे आप इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में जानते हैं, लोअर टैक्स रेट का प्रोविजन आया है बीएसी का, कि आप कुछ कुछ डिडक्शन फॉरगो कर लो तो आपके लिए लोअर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा। वैसे ही कंपनीज के केस में भी आया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी आया है, तो वही ये सारे सेक्शन बताए गए हैं। अगर आप इन सारे सेक्शन का बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे आप इंडिविजुअल हैं, आप 115 बीएसी का बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा यस करके, वो स्पेसिफिक सेक्शन ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है कि वेदर 11 बीएसी है या कंपनी के केस में आप लोअर डिडक्शन का कर रहे हैं, तो आपको ये सिलेक्ट करके फिर सेव करना है। जब आप ये सेव करेंगे, क्लॉज 1 to 8 आपने फिल कर दिया, सेव कर दिया, तो ये कंप्लीट माना जाएगा। देन आपके नेक्स्ट क्लॉज ओपन होंगे। क्लॉज 9 to 17 पे अब आप जाएंगे नेक्स्ट। तो 9th क्लॉज बताता है इफ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिकेट नेम ऑफ पार्टनर मेंबर एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपकी फर्म है, फर्म का आप ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बताना है। ए वाले क्लॉज में क्लॉज 9 का जो ए पार्ट है उसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। फिर जो बी पॉइंट है उसमें बताना है अगर प्रीवियस ईयर में कोई चेंजेस हुए हैं तो चेंजेस आपको बताना पड़ेगा। उसमें बकायदा डेट ऑफ चेंज, नेम ऑफ द पार्टनर, टाइप ऑफ चेंज क्या है, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो क्या था, न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या है, ये सारी चीजें बताना है। तो ना जो क्लॉज 9 है ये दो चीजों से डील करता है। देन इसके बाद है क्लॉज 10। क्लॉज 10 में नेचर ऑफ बिजनेस आपको बताना है, नेचर क्या है बिजनेस का, और अगर प्रोफेशन है तो प्रोफेशन का नेचर क्या है। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन करना है, सेक्टर, सब सेक्टर, उसका कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये ए पार्ट है। इसी का बी पार्ट है, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुआ है, इफ देयर इज एनी चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, द पर्टिकुलर ऑफ सच चेंज, अगर कोई चेंज हुआ है तो आपको उसका पर्टिकुलर ऑफ चेंज बताना है और देन आपको सेव कर देना है। आपको फिल करना पड़ेगा तभी वो चेंज होगा। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज 11, whether books of accounts are prescribed under section 44A list of books so prescribed। तो इस सेक्शन में आपको बताना है कि जो सेक्शन 44AA के हिसाब से आप बुक्स मेंटेन करते हैं वो कौन कौन सी है। अगर 44AA के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब की गई है तो आप वो बताएं लिस्ट। और जो क्लॉज बी है उसमें आपको लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एंड द एड्रेस। आपके केस में अगर 44AA अप्लाई नहीं होता तो आप ऊपर नो सिलेक्ट करें और यहाँ पर सारी लिस्ट बताए, जैसे कैश बुक है, बैंक बुक आप मेंटेन करते हैं, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, जर्नल लेजर, ये सारी चीजें जो है आपको बताना है। बुक्स मेंटेन में आपको नेम बताना है, नेम ऑफ द बुक्स, जैसे कैश बुक। फिर कहाँ मेंटेन करते हैं तो इंडिया कंट्री, आपका एड्रेस कहाँ पर ये बुक्स रखी जाती है, मतलब ऑफिस एड्रेस, ये सारी चीजें बताना है। फिर लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नेचर ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन। इसके बाद आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपने कौन कौन सी ऊपर जो मेंटेन की जाती है वो सारी की सारी आपने देखी होगी, एग्जामिन करी होगी। अगर कुछ स्पेसिफिक है, कुछ चीजें आप एग्जामिन नहीं कर पाए हैं तो आप वो यहाँ मेंशन ना करें, जो जो आपने देखी है सिर्फ यहाँ पर वो ही एग्जामिन करें, और सारी की सारी देखिए तो सेम एज 11B अबव पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली सब सेव हो जाएगा। ये आपका क्लॉज 11 था। अब अपन क्लॉज 12 देखते हैं। क्लॉज 12 है वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट एंड गेन असेसिबल ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, इंडिकेट द सेम एंड द रेलेवेंट सेक्शन। अगर जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें कुछ ऐसा प्रॉफिट है
जो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बता रहे हैं, मतलब कि आपके दो बिजनेस का जो पीएनएल है वो सेम है, और यहाँ पर उस जो दो बिजनेस है उसमें से एक बिजनेस में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, मतलब 44AD 44ADA अगर प्रोफेशन का भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है, 44AE एंड सो ऑन, तो आपको यहाँ पर यस करके आप उसका सेक्शन का रेफरेंस देना है और अमाउंट का रेफरेंस देना है। सो ये क्यों आप क्लॉज बताया गया है कि जो जब आपका ऑडिट स्टार्ट होगा, जब इनकम टैक्स ऑफिसर देखेगा, तो जो ये पर्टिकुलर अमाउंट है, ये जो बिजनेस है या प्रोफेशन का प्रॉफिट है, जो कोई प्रेजेंटेड टैक्सेशन में आप बता रहे हैं, इसकी बुक्स नहीं खोली जाएंगी, क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेक्शन के तहत मेंटेन ही नहीं करेंगे। तो इसके अलावा का ही ऑडिट होगा। देन क्लॉज 13 एंड 14, 13 एंड 14 मेथड ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड है कि आपने कौन सी मेथड, मतलब एसएससी ने कौन सी मेथड ऑब्टेन करी है अकाउंटिंग की, कैश सिस्टम है या मर्केंटाइल सिस्टम है, और कोई चेंज अगर हुआ है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से, तो वो चेंज क्या है, अगर हुआ है तो फिर आपको उसको क्वांटिटेटिव बताना पड़ेगा, मतलब क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो चेंज आप किया है उससे प्रॉफिट में क्या असर पड़ा है, क्या इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है या डिक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है, ये सारे डिटेल आपको बताना है अगर चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग हुआ है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से। इसके बाद आपको सेक्शन 145 सब सेक्शन 2 में जो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, उसके तहत अगर कोई चेंज हुआ है, whether any adjustment is required to be made to profit and loss account for complying with the provision of income computation and disclosure standard, अगर कुछ एडजस्टमेंट हुआ है तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आप यस सिलेक्ट करेंगे तो आपको ई पॉइंट पे उसका फिर से क्वांटिटेटिव डिटेल बताना है कि अगर कुछ एडजस्टमेंट हुआ है तो क्या एडजस्टमेंट है, मतलब कौन से आईसीडीएस से रिलेटेड है, और वो इंक्रीज इन प्रॉफिट में हुआ है, डिक्रीज इन प्रॉफिट में, नेट इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको क्वांटिटेटिव डिटेल बतानी रहेगी डी में, सॉरी ई में। इसके बाद एफ पॉइंट में आपको डिस्क्लोजर्स बताने हैं, डिस्क्लोजर एज पर आईसीडीएस। यहाँ मैंने एक पीडीएफ क्रिएट करके रखी है, मैं आपको जल्द से वो एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ डिस्क्लोजर्स कैसे होंगे। डिस्क्लोजर एज पर आईसीडीएस में ICDS 1 अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड होता है, तो बुक्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज। ICDS 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो आपका टर्नओवर है उससे रिलेटेड ड्यूरिंग द ईयर रेवेन्यू ऑफ सम जितना भी अमाउंट है वाज रिकॉग्नाइज्ड एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। गवर्नमेंट ग्रांट अगर है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, बोरोइंग कॉस्ट, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन, provision, contingent liability, current contingent asset, tangible fixed asset, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इन सबसे रिलेटेड जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आईसीडीएस, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर डिस्क्लोजर करें कि आपने कैसे उसको फॉलो करा है। इसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड बताना है कि क्या आपने मेथड ऑप्ट करा है फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्या कॉस्ट पे आपने वैल्यू करा है या कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे, तो आपको यहाँ वो मेंशन करना है। अगर आपने कॉस्ट पे किया है तो यहाँ कॉस्ट मेंशन करें, या कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर अगर आपने वो फॉलो करा है तो। इन केस ऑफ डेविएशन फॉर फ्रॉम द मेथड ऑफ वैल्यूएशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 145A एंड द इफेक्ट देयर ऑन, अगर आपने कुछ डिविएशन किया है मेथड में, तो आपको उसको अगेन क्वांटिफाई करना पड़ेगा। क्वांटिफाई कैसे करना है कि उसका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज इन प्रॉफिट में कितना है, डिक्रीज इन प्रॉफिट में कितना है, और नेट इफेक्ट क्या है। तो ये अपना क्लॉज 13 एंड क्लॉज 14 था। इसके बाद अपना क्लॉज 15 आता है। क्लॉज 15 में आपको कैपिटल एसेट अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा है ड्यूरिंग द ईयर, कोई कैपिटल एसेट है वो आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, तो आपको उससे रिलेटेड डिटेल्स बताना है, क्योंकि वो ट्रांसफर माना जाता है, ये जो कन्वर्जन है ये ट्रांसफर माना जाता है और ये टैक्सेबल होता है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपिटल एसेट, कौन सा कैपिटल एसेट था, डेट ऑफ एक्विजिशन, कब आपने एक्वायर किया था इसको,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने अमाउंट में एक्वायर किया था, और अमाउंट एट विच द एसेट इज कन्वर्टेड। अब जब आपने उसको कन्वर्ट करा है स्टॉक इन ट्रेड में, तो स्टॉक इन ट्रेड की जो वैल्यू है वो आपने क्या ली है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये पूरी चीजें डिस्क्लोज करनी है। नेक्स्ट है क्लॉज 16। क्लॉज 16 में आपको अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब आप पीएनएल देखेंगे तो पीएनएल में आपने जो प्रॉफिट इनकम साइड है, इनकम साइड में कौन कौन सी इनकम है जो नहीं बताई है। जैसे कि कोई कैपिटल नेचर की इनकम है, सारी कैपिटल नेचर की इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, पर अगर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स वो टैक्सेबल कैटेगरी में फॉल हो रही है तो आपको वो बताना है। या फिर आप पार्टनर्स के केस में अगर कोई रेमुनरेशन है, जैसे पार्टनर अपना प्रोफेशन को ऑडिट हो रहा है बट उसको एक और फर्म से रेमुनरेशन की इनकम है, तो वो आपने जाहिर है पीएनएल में नहीं बताया होगा, जिसका टैक्स ऑडिट आप यहाँ पर बता रहे हैं, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ बतानी है। तो द आइटम फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 28 में कोई इनकम टैक्सेबल है बट अपन ने पीएनएल में उसको कवर नहीं करी है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है, डिस्क्रिप्शन देना है और अमाउंट डिस्क्राइब करना है। इसके बाद अगर कोई आपका परफॉर्मा क्रेडिट है, ड्यूटी ड्रॉबैक है, रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम और एक्साइज और सर्विस टैक्स, और रिफंड ऑफ सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी, कोई ऐसा रिफंड है where such credit drawback or refund are admitted as due by authorities concerned, और अथॉरिटी ने उसको एडमिट करा है कि यस इट इज रिसीवेबल, तो आपके पीएनएल में आ रहा होगा, तो आपको वो चीज बतानी है। अगर आपके पीएनएल में सॉरी आपने नहीं लिया है बट ये ड्रॉबैक आपको मिलना है या रिफंड मिलना है, तो वो भी आपको यहाँ डिस्क्लोज करना है, अगर आपने पीएनएल में उसको नहीं लिया होगा तो। अगर कोई एस्केलेशन क्लेम है, आपने पीएनएल में नहीं लिया है बट कुछ एक्सेलेशन क्लेम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ बतानी है अगर पीएनएल में नहीं है तो। इसके अलावा कोई ऐसी अदर इनकम है जो पीएनएल में नहीं ली है बट वो इनकम है, टैक्सेबल है, तो आपको यहाँ बताना है, ये डिस्क्लोजर कर रहे हैं अपन। कैपिटल रिसीट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बताया, कोई कैपिटल रिसीट है वो पीएनएल में नहीं आती है बट टैक्सेबल है, तो आपको यहाँ उसको डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट है अपना क्लॉज 17, where any land or building or both is transferred during the previous year for a consideration less than value adopted or assessed or assessable by any authority of state government referred to in section 43 CA or 50 C। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर, मतलब असेसी ने अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर करी है, सेल करी है, तो ये क्लॉज अप्लाई होगा। अगर करी है तो फिर आप रजिस्ट्री देखिए, जिस जो सेल कंसिडरेशन है और मार्केट वैल्यू है, मतलब जो स्टैम्प अथॉरिटी ने वैल्यू कंसिडर करी है उससे अगर कम में बिकी है, तो फिर आपको यहाँ पर डिटेल मेंशन करनी है, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी, कंट्री, एड्रेस, स्टेट, कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूड, वैल्यू अडॉप्टेड क्या थी, फिर वेदर प्रोविजन ऑफ सेकंड प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 ऑफ 43 सीए और फोर्थ प्रोविजन टू क्लॉज 10 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 एप्लीकेबल, यस और नो, ये सारी चीजें डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, कोई असेसी ने लैंड या बिल्डिंग बेची है तो रजिस्ट्री देखें, रजिस्ट्री में जो सेल कंसिडरेशन है क्या वो कम है एज पर द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द अथॉरिटी। तो ये क्लॉज 17 तक अपन ने कवर किया। अब अपन क्लॉज 18 देखते हैं। नेक्स्ट वो है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अगर एसएससी की बैलेंस शीट में फिक्स एसेट आ रहा है तो आपको 18th क्लॉज देखना है, पर्टिकुलर ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एसेट और ब्लॉक ऑफ एसेट एज द केस में बी इन फॉलोइंग फॉर्म। आपको डेप्रिसिएशन अलाउएबल अमाउंट बताना है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट, क्लास ऑफ एसेट यहाँ ऑलरेडी है, सारे परसेंटेज मेंशन है, आपको ड्रॉप डाउन से वो ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। जैसे बैटरीज है, बिल्डिंग है 10% की है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर है, जो भी रिस्पेक्टिव है, तो आप बैलेंस शीट देके, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट शेड्यूल देके और ये फिल करते जाएं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन,
ओपनिंग WDV क्या थी? एडजस्टमेंट मेड टू दी रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर 11B AC के हिसाब से 115BAD के हिसाब से है तो आपको एडजस्टमेंट बताना है। एडजस्टमेंट मेड टू दी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ इनटैंजिबल एसेट ड्यू टू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। इनटैंजिबल एसेट में कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर डेट ऑफ परचेज क्या है, डेट पुट टू यूज क्या है, परचेज वैल्यू क्या है, कुछ सेनवेट क्रेडिट लिया है, एडिशन, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज, सब्सिडी और ग्रांट और रिइंबर्समेंट, टोटल वैल्यू ऑफ परचेज क्या है, डेट ऑफ सेल, डिडक्शन, डेप्रिसिएशन अलाउएबल कितना है, एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी है क्लॉज 18 में। मतलब कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको सब देखना है। क्लॉज 18 के बाद आता है क्लॉज 19, अमाउंट एडमिसिबल अंडर सेक्शन। तो यहाँ पर आपको सेक्शंस बताने हैं 32AC 32AD, कुछ भी आपके केस में एप्लीकेबल है, आपको यहाँ पर एडमिसिबल से रिलेटेड डिटेल्स बतानी है। अगर आपके केस में ये सारी चीजें अप्लाई होती है तो सेक्शन सेलेक्ट करें। अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, amount admissible as per the provision of income tax and also fulfill the condition। admissible कितना है अमाउंट, ये सारी डिटेल्स आपको क्लॉज 19 में बतानी है। नेक्स्ट जो क्लॉज है क्लॉज 20 है, इसमें एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉय और एज बोनस और कमीशन फॉर सर्विस रेंडर। एम्प्लॉय को कोई पेमेंट आपको करना है बट वो बोनस या कमीशन से रिलेटेड है, where such sum was otherwise payable to him as profit और डिविडेंड। आपको प्रॉफिट या डिविडेंड पे करना है बट आपने बोनस या कमीशन उसको बताया है तो यहाँ उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर वेरियस फंड। आपने जो डिडक्शंस किए हैं एम्प्लॉय की सैलरी से, PF, ESIC, इन सब से रिलेटेड, तो आपको उससे रिलेटेड डेटा यहाँ देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्लॉज है क्लॉज 21, please furnish the detail of amount debited to profit and loss account being the nature of capital, personal advertisement expense etc। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड देखना है। डेबिट साइड अगर इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर है तो आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट बताना है। कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर डेबिटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपको वो बताना है। बेसिकली ये जितने भी एक्सपेंसेस है जो यहाँ पर कॉलम बताएं ये सब डिसअलाउड होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। पर PNL में अगर वो डेबिट है मतलब आपने उसको क्लेम अलाउ, आपने क्लेम लिया है एज एक्सपेंस, तो यहाँ पर आप जब बताएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा क्या, डिसअलाउड। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होते बट आपने अगर डेबिट करके रखा है PNL में तो वो यहाँ डिसअलाउ हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होता है अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आपने किया है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड एट क्लब बीइंग इंटरेस्ट फी एंड सब्सक्रिप्शन, ये सब डिसअलाउड होते हैं। अगर ये सारे खर्चे हैं तो आपको डिसअलाउ करने हैं। एक्सपेंडिचर इंकर्ड एट क्लब बीइंग कॉस्ट फॉर क्लब सर्विस एंड फैसिलिटी यूज्ड, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वॉल्यूशन और एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अब जैसे GST से रिलेटेड अगर हम बात करें तो GST में अगर आपने लेट फीस पे करी है या इंटरेस्ट पे किया है ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स तो ये सारी चीजें डिसअलाउड होती है। वैसे ही TDS से रिलेटेड अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट ऑन लेट डिपोजिशन ऑफ TDS, लेट डिडक्शन ऑफ TDS या फिर लेट फीस फॉर कॉलिंग लेट TDS रिटर्न, ये सारी चीजें डिसअलाउड होती है तो आपको यहाँ मेंशन करना है। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी अदर पेनल्टी और फाइन नॉट कवर्ड अबाउट, तो आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड बतानी है। आपने कोई और पेनल्टी या फाइन बताया भरा है और वो डेबिट करके रखा है प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंस क्लेम किया है तो आपको यहाँ बताना है। इसके बाद अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A। 40A में इनएडमिसिबल कुछ अमाउंट बताएं, जैसे कि अगर आपने नॉन रेसिडेंट को पे किया है, नॉन रेसिडेंट को आप पे कर रहे हैं और आपने TDS डिडक्ट नहीं किया तो वो डिसअलाउड होता है स्ट्रेट अवे। तो वो
अमाउंट आपको यहाँ बताना है। अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो आपको बी पॉइंट के फर्स्ट में बताना है। इसके बाद जो फर्स्ट का बी पॉइंट है, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और इन दी सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब नॉन रेसिडेंट को तो पे किया और टीडीएस डिडक्ट भी किया है, बट आपने प्रीवियस ईयर में उसको जमा ही नहीं किया है, नेक्स्ट ईयर में जमा किया है, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा बी वाले पॉइंट में। वैसे ही जो सेकेंड पॉइंट है, एज पेमेंट रेफर टू इन सब क्लॉज IA, इसमें अदर देन नॉन रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट को पे किया है और आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो आपको यहाँ बताना है ए पॉइंट में, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, डिडक्ट नहीं किया तो ए पॉइंट में बताएं। डिडक्ट तो किया है पर पे नहीं किया है previous year में, details of payment on which tax has been deducted but has not been paid on or before the due date specified in subsection 139(1), मतलब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले आपने जमा नहीं किया तो आपको बी पॉइंट में बताना है। एज पेमेंट रेफर टू इन सब क्लॉज IB, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच लेवी इज नॉट डिडक्टेड, अगर आपने कुछ ऐसे पेमेंट है जिसमें लेवी डिडक्ट नहीं किया है तो आपको ए पॉइंट में बताना है। डिडक्ट तो किया है पर पे नहीं किया तो आपको बी पॉइंट में बताना है। वैसे ही फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है या वेल्थ टैक्स है, रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी है, सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस, टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, सैलरी पे किया तो आपको उस पॉइंट में, इस पॉइंट में बताना है। पेमेंट टू PF अदर फंड, अगर आपने जो पेमेंट करना था प्रोविडेंट फंड या अदर फंड में वो आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ बताना है। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर परक्विजिट्स अंडर सेक्शन अंडर सब क्लॉज V, तो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। ये सारी चीजें हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है C, amount debited to profit and loss account being interest, salary, bonus, commission और remuneration inadmissible under section 40B 40BA। अगर आप 40B फर्म है तो फर्म जब पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देता है, इंटरेस्ट देता है या सैलरी देता है, बोनस, तो उसके लिए लिमिट स्पेसिफाई करी गई है कि आपको कंप्यूट करना पड़ेगा कि कितना अलाउेबल है और आपने एक्चुअली कितना अलाउ किया है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख की आपने पार्टनर को सैलरी दी है बट नेट प्रॉफिट के हिसाब से जो इस सेक्शन में कंप्यूटेशन बताया है उसके हिसाब से सिर्फ 60,000 ही अलाउेबल आ रहा है, तो जो बैलेंस 40,000 है वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो डिटेल है वो सब यहाँ पर आपको फिल करनी है, पर्टिकुलर्स की किस तरह से आपने कौन सा एक्सपेंस किया है, सेक्शन क्या है, अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट एडमिसिबल, अमाउंट इनएडमिसिबल, ये सारी डिटेल्स आपको C पॉइंट में बतानी है। इसके बाद डिसअलाउंस डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 40A3 के तहत आपके जो इनकम है ऑन द basis of examination of books of accounts and other relevant document evidence whether the expenditure covered under section 40A3 read will rule 6DD। 40A3 में क्या है, आपको हर जो पेमेंट है वो आपको अकाउंट पे चेक से करना है, मतलब कैश मोड में नहीं करना है अगर वो 10,000 से ऊपर का है। बट अगर कुछ आपने ऐसे करे हैं, आपके पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं जो कि 10,000 से ऊपर की पेमेंट है बट कैश में किए हैं 1% को एक दिन में, तो वो सब डिसअलाउ होते हैं, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। और रूल 6DD में वही एग्जेम्पशन कवर की गई कि कौन कौन से इंस्टेंसेस है जब कैश पेमेंट अलाउड होते हैं, तो वो इस सेक्शन के तहत अगर कुछ ऐसे पेमेंट है जो कि डिसअलाउड है तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा यस करके, नेचर ऑफ पेमेंट, अमाउंट, नेम ऑफ द पे, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्लोज। इसके बाद आता है ऑन द basis of examination of books of accounts and other relevant document evidence whether payment referred to in section 40A 3A read with rule 6DD were made by account pay check drawn on a bank or account pay bank draft. Please furnish the detail of amount deemed to be the profit and gain business and profession under section 40A 3A। तो ये वाला जो है अपना लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में आपने कुछ एक्सपेंस क्लेम करके रखा है और उसको क्रेडिटर बता दिया था लास्ट ईयर में, इस साल आप उसको पे कर रहे हैं और उसको अगर आपने कैश में पे करा है
वही 10,000 से ऊपर का खर्चा है, पिछले बार आपने अलाउ कर लिया क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ था, एज अ क्रेडिटर वो बुक था पर्सन। बट इस साल जब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं एंड 10,000 से अबव का वो पेमेंट है और कैश में किया है, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा इस साल। पिछले साल तो आपने क्लेम कर लिया, तो इस साल इस सेक्शन के तहत वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर उसको रिपोर्ट करना है बी पॉइंट पे। प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 40A सब क्लॉज 7। तो आपको ग्रेचुटी से रिलेटेड प्रोविजन और जो कि अलाउबल नहीं है 40A7 से रिलेटेड, तो वो आपको ई पॉइंट में बताना है। एनी सम पेड बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर नॉट अलाउबल अंडर सेक्शन 40A सब 9। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो एज एन एम्प्लॉयर डिसअलाउड है, तो आपको एफ में बताना है। पर्टिकुलर ऑफ एनी लाइबिलिटी ऑफ अ कंटिजेंट नेचर, कुछ ऐसी लाइबिलिटी कंटिजेंट नेचर की, तो आपको नेचर ऑफ लाइबिलिटी एंड अमाउंट बताना है। जैसे कोई कोर्ट केस है चल रहा असेसी पे, ऐसा लगेगा कि फ्यूचर में फेवरेबल नहीं डिसीजन आएगा, तो एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो वो आपकी कंटिजेंट लाइबिलिटी है, यहाँ डिस्क्लोजर चाहिए। Amount of deduction inadmissible in terms of section 14A in respect of expenditure incurred in relation to income which does not form part of total income। असेसी की बुक्स में कुछ एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी हैं। एग्जेम्प्ट इनकम के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी अपने एग्जेम्प्ट होते हैं सेक्शन 40A के तहत। तो आपको वो वेरीफाई करना पड़ता है कि उसमें से कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि इनएडमिसिबल हैं, मतलब कि 14A में एग्जाम नहीं होंगे, तो आपको वो सारी चीजें यहाँ डिस्क्लोज करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में हमने क्वालिफिकेशन में 3CA के क्वालिफिकेशन में देखा था, अगर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं टू वेरीफाई दिस पॉइंट, तो आपको वहां डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर द प्रोविजन और टू सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। तो आप इस सेक्शन के तहत आपका कुछ भी इनएडमिसिबल है, अलाउएबल नहीं है, तो आपको यहाँ अमाउंट बताना पड़ेगा। आपको कोई भी सेक्शन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, क्योंकि पॉइंट 3CD को एक्सप्लेन करते करते अगर मैं प्रोविजन को भी एक्सप्लेन करूंगी तो ये तो इनकम टैक्स का पूरा प्रोविजन बन जाएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वो जरूर कवर करूंगी। नेक्स्ट है क्लॉज 28। Whether during the previous year the assessee has received any property being share of company, not being company in which the public is substantially interested। अगर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के 7A अप्लाई होता है, मतलब असेसी को शेयर्स रिसीव हुए ऐसे कंपनी के जो कि प्राइवेट कंपनी है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ डिस्क्लोजर देना है, वो भी विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट, मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू मींस फेस वैल्यू पे जो शेयर्स उसको लेने चाहिए थे उससे कम में लिए हैं या फ्री में मिल गए हैं एज अ गिफ्ट, तो आपको यहाँ डिस्क्लोजर करना है। तो कंपनी की बुक्स में आप जो बुक्स ऑडिट कर रहे हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट साइड देख लीजिए कि किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। सॉरी, क्लॉज 8 में मैं आ गई हूँ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मैंने सारे क्लॉज कवर किए हैं। आई गेस 21 क्लॉज इतना बड़ा था कि मैं 28 क्लॉज में चली गई। ये 21 क्लॉज है। अब क्लॉज 22 एक बार देख लेते हैं हम। Amount of interest inadmissible under section 23 of Micro, Small and Medium Enterprise Development Act। अगर इस सेक्शन के तहत कुछ इंटरेस्ट इनएडमिसिबल है तो आपको क्लॉज 22 में बताना है। क्लॉज 22 के बाद है क्लॉज 23। Particular of any payment made to person specified under section 40A subsection
2 का क्लॉज बी, ये स्पेसिफाइड पर्सन से रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड पर्सन है। अगर आपने रिलेटेड पर्सन को कोई पेमेंट किया है, असेसी ने कुछ रिलेटेड पर्सन को पे किया है, तो आपको यहाँ डिस्क्लोजर करना है। रिलेशन क्या है, पैन क्या है, क्या किस तरह का जो पेमेंट है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अमाउंट, ये सब स्पेसिफाई करना है क्लॉज 23 में। फिर आता है क्लॉज 24। क्लॉज 24 में अमाउंट डीम टू बी प्रॉफिट एंड गेन अंडर सेक्शन 32AC 32AD, इन सेक्शन के तहत कुछ डीम्ड प्रॉफिट और गेन है, तो आपको यहाँ डिस्क्लोज करना है। उसके लिए आपको ये सेक्शन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लॉज 25, एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन देयर ऑफ। कुछ सेक्शन 51 में आपका जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल है, तो आपको यहाँ डिटेल बताना पड़ेगा क्लॉज 25 में। Clause 26. In respect of any sum referred to in clause A, B, C, D, E, F or G of section 43B, the liability for which section 43B हमारा कैश मतलब कि एक्चुअल पेमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस अलाउ करने की बात करता है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, ए पॉइंट, प्री एग्जिस्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर बट वाज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब कि प्रीवियस ईयर में पेबल था कोई टैक्स या फिर आपका ड्यूटी, सेस या आपके प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड ये जितने भी हैं आपके एक्सपेंस, जब आप 43B सेक्शन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें कवर होती है जो कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। तो लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर है फाइनेंशियल ईयर 1920 में वो पेबल था, पेमेंट नहीं हुआ था, तो वो डिसअलाउ हो गया होगा 1920 में। तो बताया गया है कि इस साल 2021 में जो 1 अप्रैल में प्री एग्जिस्टेड मतलब वो पेबल एज अ पेबल आउटस्टैंडिंग था, अब ड्यूरिंग द ईयर अगर वो पे किया है तो इस साल अलाउ हो जाएगा। पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मींस 2021, तो आपको उससे रिलेटेड बताना है कि सेक्शन किस सेक्शन के तहत वो अमाउंट था, जैसे टैक्स या ड्यूटी था वो, या फिर आपके कुछ फंड से रिलेटेड था, प्रोविडेंट, सुपर एनुएशन, ग्रेजुटी, अदर फंड्स रिलेटेड, जो भी रिस्पेक्टेड आपके एक्सपेंसेस पेबल थे और वो डिसअलाउड थे लास्ट ईयर 1920 में, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इंटरेस्ट, जैसे आपने अगर लोन लिया है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से लोन, बट इंटरेस्ट पेबल है, तो वो डिसअलाउ हो जाता है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। तो वो जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है, नेचर ऑफ लाइबिलिटी बताना और अमाउंट बताना है। ये किससे रिलेटेड है? 1920 के एक्सपेंस रिलेटेड। नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस साल भी आपने नहीं पे किया तो आपको वो सेम बताना है। बी पॉइंट में है प्रीवियस ईयर, मतलब बी 2021 से रिलेटेड बात कर रहे हैं। वॉज इंकर्ड इन प्रीवियस ईयर 2021 में एक्सपेंस था, मतलब टैक्स, ड्यूटी, सेस कुछ पेबल है, या फिर इंटरेस्ट आपने लोन लेके रखा उसका इंटरेस्ट पेबल है, इस साल 2021 से रिलेटेड अब बात कर रहे हैं। पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले अगर पे कर दिया तो वो तब भी अलाउ हो जाएगा, बट आपको यहाँ बताना है क्योंकि आपने ड्यू डेट पे नहीं किया है, ड्यू डेट ऑफ रिस्पेक्टिव लॉ। जैसे जीएसटी में कोई टैक्स पेबल है, आपने जीएसटी की ड्यू डेट पे नहीं पे किया, बट आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले जीएसटी पे कर दिया है, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा ए पॉइंट में। वैसे ही जो बी पॉइंट है, नॉट पेड ऑन और बिफोर द अफॉरसेड डेट, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले भी जीएसटी पे नहीं किया है तो आपको यहाँ इस बी पॉइंट में बताना है। state state whether sales tax, goods service tax, custom duty, excise duty or any other indirect tax, levy, cess, impost etc is passed through profit and loss account। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर आपने जीएसटी पास करा है, या वैट है तो वैट पास करा है, सर्विस टैक्स है तो सर्विस टैक्स पीएनएल से रूट हो रहा है, तो जनरली बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस से रूट होता है, पीएनएल से रूट नहीं होता, बट आपके केस में पीएनएल से रूट हो रहा है, तो आपको यहाँ यस करके उसकी डिटेल बताना है कि कितना अमाउंट है वो जो रूट हो रहा है।
आई थिंक ये क्लॉज 25 होगा। नो, वीडियो थोड़ा लंबा है पर मैं हर एक पॉइंट को कवर करना चाह रही हूँ। क्लॉज 27, amount of CENVET ITC availed of or utilized during the previous year and its treatment। मतलब अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वैट में रजिस्टर्ड है और आपने आईटीसी का क्लेम लिया है, अवेल एंड यूटिलाइज, तो उससे रिलेटेड जो डिटेल है वो आपको यहाँ बतानी है कि ओपनिंग बैलेंस क्या था एंड आपने कितना क्रेडिट अवेल किया, कितना यूटिलाइज किया उसमें से, और क्लोजिंग बैलेंस क्या है आईटीसी का। मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड एंड आईटीसी है तो ओपनिंग क्रेडिट कितना है टोटल साल भर में, उसमें से कितना यूटिलाइज कर दिया, मतलब आउटपुट लाइबिलिटीज कितना सेट ऑफ कर दिया, और क्लोजिंग अब कितना अवेलेबल है जो आप फ्यूचर में क्लेम करेंगे। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस से रूट करा है तो आप ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता दें कि वेदर इट इज एक्सपेंस आउट और व्हाटसोएवर। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं किया तो आप यहाँ लिख दें कि रूटेड थ्रू बैलेंस शीट। पर्टिकुलर ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ प्रायर पीरियड क्रेडिटेड और डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस या प्रायर पीरियड इनकम है तो उससे रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ बतानी है कि वो टाइप क्या है, पर्टिकुलर क्या है, अमाउंट क्या है, किस ईयर से रिलेटेड है एंड ऑल। तो प्रायर पीरियड से रिलेटेड आपको यहाँ कवर करना है। तो होप मैंने यहाँ पर 27 तक कंप्लीट कर दिया। अब हम क्लॉज 28 से 32 आ जाते हैं। वेदर ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर एसएससी के इन्वेस्टमेंट में कोई शेयर्स दिख रहे हैं कंपनी के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, तो आप देख लीजिए पेमेंट ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है या फिर कम हुआ है, तो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द एसएससी रिसीव्ड एनी कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर व्हिच एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, कंपनी की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें कुछ शेयर्स इश्यू करे और उससे रिलेटेड जो कंसिडरेशन है वो जो फेस वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा रिसीव हुआ है, तो आपको यहाँ डिस्क्लोजर करनी है कि इतना क्यों कोई दयावान हो गया कि ज्यादा पैसे दिए हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ शो होगी। वेदर एनी अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड एज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो सेक्शन 56 है वो इन्हीं सबसे रिलेटेड है कि आपने कोई एसेट लिया है या आपको कैश रिसीव हुआ है, वो विदाउट कंसिडरेशन है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, तो वो एज अ गिफ्ट ट्रीट होता है और वो टैक्सेबल होता है। तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ चीजें डिस्क्लोज करनी है सेक्शन 56 से रिलेटेड जो टैक्सेबल है। Whether any amount is to be included as income chargeable under the head income from other sources as referred to in clause 10 of subsection 2 of section 56। सेम आपको सारे अदर सोर्सेज से रिलेटेड जितने पॉइंट्स है सेक्शन 56 के, वो आपको क्लॉज 29 में कवर करना है। तो उसके लिए आपको सेक्शन 56 पढ़ना पड़ेगा। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। Next है clause 30, detail of any amount borrowed on hundi or any amount due thereon, including interest on the amount borrowed, repaid otherwise through account pay check। आपने बोरो कर है कोई अमाउंट हुंडी या ऐसी इसी प्रकार से किसी चीज में, और आपने जो उसका इंटरेस्ट है वो अदर देन अकाउंट पे चेक से पे किया है, तो भाई यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि वो भी डिसअलाउड होता है। वेदर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस, अगर आपके ट्रांसफर प्राइस एप्लीकेबल है सेक्शन 92 सीई आर्म लेंथ प्राइस में, अगर आप नहीं करते, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में अप्लाई होता है, उससे रिलेटेड डिटेल आपको डिस्क्लोज करनी है। Whether the assessee has incurred expenditure during the previous year by way of interest or of similar nature exceeding 1 crore, तो 94B अप्लाई होता है एंड आपको यहाँ पर उसकी डिटेल शो करनी पड़ेगी। Whether the assessee has entered into an impermissible avoidance agreement as referred to in section 96 during the previous year, तो आपको उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर यहाँ करना पड़ेगा सेक्शन 96 से रिलेटेड। तो ये था हमारा क्लॉज 30। 14 टू गो।
particular of each loan or deposit in an amount exceeding the limit specified in section 269 taken or accepted. अगर आपने मेरे वीडियो देखा है एक जो कि कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है कि इनकम टैक्स में से कौन कौन से कैश ट्रांजैक्शन है जो आपको अवॉइड करना है, उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो ये आपको क्लॉज समझ आ जाएगा। अमाउंट बताया गया है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा आपको एज अ लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट या लेना नहीं है इन कैश फॉर्म, दैट इज अदर देन अकाउंट पे चेक। अगर आपने कैश फॉर्म में लिया है लोन या डिपॉजिट लिया है या जर्नल एंट्री से भी रूट करा है, तो आपका ये जो सेक्शन है ये अप्लाई हो जाएगा और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी। वैसे ही बी पॉइंट भी सेम इसी से रिलेटेड है, पर्टिकुलर ऑफ ईच स्पेसिफाइड सम, ऊपर लोन और डिपॉजिट बताया गया और यहाँ बी पॉइंट में स्पेसिफाइड सम बताया विच इज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अगर आपने कुछ सम एक्सेप्ट किया है या लिया है तो वो भी कवर हो जाता है। particular of each receipt in an amount exceeding the limit specified in 269 ST, जो अमाउंट बताया है एसटी में रिसिप्ट, अगर आपने रिसीव किया अमाउंट इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे और इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, ये पूरे सेक्शन को मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया है। और ये अगर आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो ये क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिल करना। जब आप ऑडिट करेंगे तो कैसे इसको ट्रेस करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 269 एसटी अप्लाई हो रहा है, जैसे 2 लाख से ज्यादा का आपने कोई रिसीव किया अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट, एक इवेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपने एक्सेप्ट किया जो कि एग्रीगेट करके 2 लाख से ज्यादा एक्सीड करते हैं और वो अदर देन अकाउंट पे चेक है, तो आपको वो भी डिस्क्लोज करना है इस पॉइंट में। वैसे ही पर्टिकुलर ऑफ ईच रिसीट इन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट वो सेम 269 एसटी से रिलेटेड है, तो आपको सब यहाँ डिस्क्लोज करना है। 269 एसटी, 269 एसएस, 269 टी, टी है रीपेमेंट से रिलेटेड। जो आपने 269 एसएस में लोन लिया है या डिपॉजिट लिया है और अब आप उसको रीपे कर रहे हैं, तो रीपे भी आपको अकाउंट पे चेक से करना है। अगर आपने थ्रू जर्नल एंट्री करा है या कैश से किया है तो यहाँ डिसअलाउ हो जाएगा। आपको यहाँ पूरा बकायदा डिस्क्लोजर करना है कि वो पर्सन कौन है जिसको आप पे कर रहे हैं। और अगर इस साल के ओपनिंग में भी उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो जो आउटस्टैंडिंग है प्लस आपने ड्यूरिंग द ईयर लिया है उसको एग्रीगेट करके लिमिट देखी जाएगी। इस क्लॉज के लिए आप मेरे उस वीडियो को जरूर देखें। Detail of brought forward losses or depreciation allowance in the following manner to the extent available। अगर एसएससी के केस पे लॉसेस है, डेप्रिसिएशन है जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो आपको उसके असेसमेंट ईयर बताना है, नेचर ऑफ लॉस या अलाउंस की लॉस है या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, अमाउंट एज रिटर्न all losses allowances not allowed under section A 115 BA डबल बी डबल ए BAC। अगर आप इन सेक्शन का बेनिफिट लेते हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन से कितना अमाउंट है जो आप नहीं क्लेम कर सकते। अमाउंट एज एडजस्टेड, अमाउंट एज असेस्ड, ये सारी चीजें आपको यहाँ बतानी है। Whether a change in shareholding of the company has taken place in the previous year due to which the loss incurred prior to the previous year cannot be allowed to be carried forward in term of section 79। अगर कंपनी में चेंज होता है तो आप जो लॉस है वो जो प्रीवियस ईयर में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था उससे हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है, तो सेक्शन 79 आपको अकॉर्डिंग टू 79 इसको फिल करना पड़ेगा। Whether the assessee has incurred any speculation loss referred to in section 73, तो आपको speculation से related यहाँ detail बतानी है। Whether the assessee has incurred any loss referred to in 73A in respect of any specified business during the previous year, तो आपको यहाँ पर specify करना है yes या no and amount बताना है।
In case of a company, please state that whether the company is deemed to be carrying on a speculation business as referred to in explanation to 73. अगर speculative business आप carry करते हो, उससे related income है, तो आपको उसको यहाँ disclose करना है. अब हम clause 33 देखते हैं. सेक्शन वाइज डिटेल ऑफ डिडक्शन. अगर आप डिडक्शन क्लेम करें चैप्टर 6A का, तो आपको डिडक्शन से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ बतानी है क्लॉज 33 में. नेक्स्ट क्लॉज 34. टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं आपको क्लॉज 34 में कवर करनी है. कि पैन नंबर आपको बताना है, सेक्शन कौन सा अप्लाई होना है जिसमें आपने टीडीएस काटा है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या थी, टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या था, टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड, किस अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट हुआ है, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड, कितने भी आपने टैक्स डिडक्ट करा है, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना डिडक्ट करा है और कलेक्टेड. जो 6th कॉलम है उसमें आपको टोटल अमाउंट बताना है किस पे डिडक्ट हुआ है, और 7th में आपको टीडीएस अमाउंट टीसीएस अमाउंट बताना है. टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड एट लेस देन स्पेसिफाइड रेट. कितने अमाउंट में आपने कम रेट से, जैसे 10% से डिडक्ट होना है बट आपने कम रेट से काटा है, तो वो कितना अमाउंट है, अमाउंट जो कम है वो कितना है, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना बनता है उसमें, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड, डिपॉजिट टू क्रेडिट गवर्नमेंट, मतलब आपने जो डिडक्ट करा उसमें से कितना जमा करा है. ये सारी डिटेल आपको क्लॉज 34 के ए पॉइंट में बताना है. whether the assessee is required to furnish statement of tax, जो रिटर्न आपने फाइल करी है टीडीएस की टीसीएस की, उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स बताना है. टैन नंबर, टाइप ऑफ फॉर्म क्या है, ड्यू डेट क्या थी, आपने कब फर्निश करी, whether the statement of tax deducted or collected contains information about all details transaction which are required, आपको yes या no में बताना है. प्लीज फर्निश द लिस्ट ऑफ डिटेल ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिपोर्टेड, कौन कौन से हैं आपने रिपोर्ट नहीं किया. इसके बाद सी पॉइंट में whether the assessee is liable to pay interest, अगर आपने लेट डिपॉजिट किया है तो इंटरेस्ट आपको जमा करना पड़ा होगा. तो आप इंटरेस्ट कितना जमा करा है, ये सारी डिटेल आपको इस कॉलम में बतानी है सी पॉइंट में. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन कितना पेबल था, उसमें से आपने कितना पे कर दिया और कौन सी डेट में पे किया, ये सारी डिटेल्स. तो क्लॉज 34 जो है वो पूरा का पूरा हमारा टीडीएस से रिलेटेड है. क्लॉज 35 ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है आप, तो उससे रिलेटेड है. इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न गिव क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल आइटम ऑफ गुड्स ट्रेडेड. तो यहाँ पर आपको स्टॉक की डिटेल बतानी है कि स्टॉक अगर आपके केस में है तो आइटम नेम, उस नाम क्या है स्टॉक का, यूनिट किस पे मेजर करते हैं आप, केजी नंबर, उसका ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्वांटिटेटिव, परचेज कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, सेल कितना हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, और शॉर्टेज और एक्सेस अगर हुई है ड्यूरिंग द ईयर. तो ये ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड है. सेम इंफॉर्मेशन आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड बताना है, बट उसमें रॉ मटेरियल वाइज बताना है, फिनिश प्रोडक्ट बताना है, बाय प्रोडक्ट वाइज, ये सारी डिटेल सेम, आइटम नेम, यूनिट नेम, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल एंड क्लोजिंग, ये सारी डिटेल्स आपको क्लॉज 35 में मींस क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड बतानी है डिटेल. देन क्लॉज 36 है. क्लॉज 36 में आपको डिविडेंड से रिलेटेड बताना है. डिविडेंड सेक्शन 2 सबसेक्शन सब क्लॉज 22 के सब क्लॉज ई से रिलेटेड जो नेचर ऑफ डिविडेंड है, अगर एसएससी रिसीव करता है तो उससे रिलेटेड कितना अमाउंट रिसीव किया एंड डेट ऑफ रिसीट. थर्टी सेवन क्लॉज है वेदर एनी कॉस्ट ऑडिट वॉज कैरीड आउट. अगर कॉस्ट ऑडिट कैरी किया है, अप्लाई हो है, तो उसके क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, डिसएग्रीमेंट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ रिपोर्ट करनी है. और अगर आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड ही नहीं किए तो आपको 3CA के क्वालिफिकेशन में इस चीज को मेंशन करना है.
क्लॉज 38 आपको जैसे कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बतानी है, वैसे ही सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड क्लॉज 38 में बतानी है। अगर अप्लाई होता है, हुआ है कि नहीं, और हुआ है तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस थे उस ऑडिट में। वैसे ही सेक्शन 72A के तहत कोई ऑडिट है तो उससे रिलेटेड भी आपको सेम इंफॉर्मेशन बतानी है क्लॉज 39 में। नेक्स्ट है क्लॉज 40 जो कि अप्लाई होगा सभी केस में। डिटेल्स रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेट्रा फॉर द प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इसमें आपको प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर और प्रीवियस ईयर मतलब 1920 2021 का टर्नओवर मेंशन करना है। फिर उसके बाद क्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, स्टॉक इन ट्रेड, मटेरियल कंज्यूम, फिनिश गुड प्रोड्यूस्ड, इन सबको प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अमाउंट बताने हैं परसेंटेज फॉर्म में। जो जो आपके नहीं है एप्लीकेबल उसमें आप 0 कर दीजिएगा। तो ये आपका क्लॉज 40 इंपॉर्टेंट क्लॉज है। फोर्टी वन क्लॉज में आपको डिमांड अगर आपकी कोई है, रेज की गई है या रिफंड प्रीवियस ईयर में है किसी और लॉ में या इनकम टैक्स में या वेल्थ टैक्स में, तो आपको उसकी डिटेल बतानी है। ये आप ट्रेसेस साइट पे जब जाएंगे तो आपको वहां से भी ये चीजें मिल जाएंगी। इनकम टैक्स साइट से आपको मिल जाएंगी, तो आपको एसएससी के इनकम टैक्स में लॉग इन करना है और वहां देखना है कि कोई डिमांड रेज तो नहीं है या कोई रिफंड इशू तो नहीं है, और उसकी डिटेल क्लॉज 41 में बतानी है। ये क्लॉज 42 स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। अगर एसएससी के केस में एप्लीकेबल है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब उसको फॉर्म नंबर 61, 61A, 61B फर्निश करना है, तो आपको उसकी डिटेल बताना है कि कौन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी, एनफेशन नंबर है, टाइप ऑफ फॉर्म, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग, डेट ऑफ फर्निशिंग, ये सारी चीजें क्लॉज 42 में बताना है अगर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अप्लाई होता है तो। क्लॉज 43 में whether the SSC or its parent entity or alternate reporting entity is liable to furnish the report as referred to in section 286 subsection 2। अगर सेक्शन 286 से रिलेटेड आपको रिपोर्ट फर्निश करनी है तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। एंड लास्ट जो क्लॉज है वो ऑप्शनल है, मतलब अभी एप्लीकेबल नहीं है, उसको 31 मार्च 2022 के लिए आगे बढ़ा दिया गया, मतलब ये ऑप्शनल है। इसमें ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट बताना है। मतलब आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपके एक्सपेंडिचर जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन एंड नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है उससे रिलेटेड ब्रेकअप बताना है। बट ये क्लॉज कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है 31 मार्च 2022 तक के लिए। तो ये थे क्लॉज 44। मतलब लास्ट जो सेक्शन है वो आपके अकाउंट्स डिटेल, मतलब सीए से रिलेटेड डिटेल आपको फिल करनी है। नेम, मेंबरशिप नंबर, ये ऑलरेडी फिल होगा क्योंकि आपने 3CA में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो ये क्लॉज 44 का पूरा वीडियो है जो 3CD स्टेटमेंट में कवर्ड है। तो होप आपको समझ आया होगा और अपन ने सारे क्लॉज को कवर भी किया है आपको। बट जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस मैंने कवर डिटेल में नहीं करे हैं क्योंकि अगर मैं वो भी करूंगी तो ये वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको जिस भी सेक्शन में डाउट है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो होप आपको ये टैक्स ऑडिट से रिलेटेड वीडियो समझ आया होगा और हेल्प मिली होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही एजुकेशन वीडियो मैं बनाती रहूंगी। थैंक यू।